तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा एक्सप्लोसिव कहानी में उतर रहे हैं। नाम है पत्नी से पति। ये कहानी उस दौर की है जब आज़ादी की लड़ाई आप देखिए सिर्फ सड़कों या जलसों तक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और इस कहानी में हम देखेंगे कि जब ये लड़ाई एक बेडरूम और ड्राइंग रूम के अंदर लड़ी जाती है तो क्या होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं है, ये एक घर के अंदर मचे मनोवैज्ञानिक युद्ध की कहानी है। हाँ, हमारे पास एक जोड़ा है, पति मिस्टर सेठ, जो अंग्रेजी हुकूमत को परमात्मा की मर्जी मानते हैं और हर हिंदुस्तानी चीज से चिढ़ते हैं। और उनकी पत्नी गोदावरी। हाँ, गोदावरी, जिनके दिल में स्वदेशी की आग जल रही है, लेकिन वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह है। तो आज हमारी पड़ताल इसी बात पर होगी कि जब किसी के निजी रिश्ते और देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी आमने सामने आ जाए तो कौन जीतता है। ये सिर्फ खद्दर और विलायती कपड़ों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये स्वाभिमान, गुलामी की मानसिकता और एक औरत की अपनी आवाज ढूंढने की कहानी है। तो चलिए इस घर के अंदर चल रहे संघर्ष को जरा और करीब से देखते हैं। चलिए। कहानी की शुरुआत ही होती है गोदावरी की एक बहुत ही पावरफुल इमेज से। हाँ, उन्हें अपना ही घर पिंजड़े में बंद पक्षी जैसा लगता है। वो पति की लाई विदेशी चीजें इस्तेमाल तो करती हैं, पर मन ही मन कुढ़ती हैं। और ये पिंजड़े में बंद पक्षी वाली जो भावना है वो सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये एक पहचान का संकट है। पहचान का संकट? कैसे? देखिए, गोदावरी जब अपने छज्जे से खद्दर पहने औरतों को गर्व से चलते देखती हैं तो उन्हें सिर्फ उन कपड़ों से जलन नहीं होती। अच्छा, पति की पसंद के कपड़े पहनना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि गुलामी सिर्फ देश पर नहीं होती, वो इंसान के मन पर और उसके रिश्तों पर भी हावी हो जाती है। और इस गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक हैं उनके पति मिस्टर सेठ। हाँ, होली के दिन जब स्वदेशी आंदोलनकारी उनके घर के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाते हैं तो मिस्टर सेठ का जो रिएक्शन है वो देखने लायक होता है। हाँ, वो उन्हें सिर फेरे और पागल कहते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें। सही बात है। पर ये तर्क सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, ये उस मानसिकता का नतीजा है जिसे हम कॉलोनाइज्ड माइंड कहते हैं। कॉलोनाइज्ड माइंड। हाँ, मतलब मिस्टर सेठ को सिर्फ अंग्रेजी कपड़ा बेहतर नहीं लगता, उन्हें अंग्रेजी हुकूमत भी बेहतर लगती है। वो उसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं। हाँ, वो वाला संवाद तो कमाल का है। उनका एक संवाद है जो इस मानसिकता की जड़ तक पहुंचता है। वो कहते हैं, जब ये मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो। सोचिए। वाह, मतलब अपनी गुलामी को सही ठहराने के लिए सीधे भगवान को बीच में ले आना। ये तो एक अलग ही लेवल का तर्क है। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आप ये मान लें कि आपकी गुलामी भगवान की मर्जी है तो आपको उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप आराम से नौकरी कीजिए, अंग्रेजों की नकल कीजिए और अपने जमीर को सुला दीजिए। हाँ, मिस्टर सेठ वही कर रहे हैं। वो एक आरामदायक झूठ में जी रहे हैं। लेकिन गोदावरी इस झूठ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका जवाब बहुत तीखा और सीधा होता है। वो कहती हैं, परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और यहीं से पहली चिंगारी दिखती है। हाँ, ये शायद पहली बार है जब वो सीधे तौर पर अपने पति की विचारधारा को चुनौती देती हैं। और यही चिंगारी आगे चलकर आग बनने वाली थी। उस एक लाइन में गोदावरी ने न सिर्फ अपने पति को बल्कि उस पूरी व्यवस्था को जवाब दिया था जो गुलामी को किस्मत मानकर बैठी थी। तो उसी रात एक ऐसी घटना होती है जो इस चिंगारी को आप कह सकते हैं हवा दे देती है। हाँ। एक अंधा भिखारी खिड़की के नीचे अपनी खंजरी बजाकर गा रहा होता है। गाना भी क्या है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। ये गाना उस माहौल में गोदावरी के दिल पर सीधा असर करता है। वो उसे कुछ देना चाहती हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए है क्या? सिर्फ एक घिसावा पैसा। और ये कोई मामूली पैसा नहीं है,
कहानी में प्रेमचंद बताते हैं कि ये इतना घिस चुका था कि घर का नौकर भी उसे बाजार से वापस ले आया था। हाँ, कोई दुकानदार उसे लेने को तैयार नहीं था। वो सचमुच में एक बेकार सिक्का है। अब ये घिसा हुआ पैसा कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शायद यही है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये कहानी का इंजन है। प्रेमचंद यहाँ एक कमाल की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्रांति की असली कीमत बड़ी बड़ी रकमों में नहीं, बल्कि उन इरादों में होती है जिन्हें समाज बेकार समझता है। एक तरफ ये सिक्का गोदावरी की अपनी बेबसी को दिखाता है। सही है। एक बड़े साहब की पत्नी होने के बावजूद उनके पास अपनी मर्जी से देने के लिए एक बेकार सिक्के के अलावा कुछ नहीं है। उनकी अपनी कोई आर्थिक पहचान ही नहीं है। और दूसरी तरफ वही सिक्का उस भिखारी के लिए बहुत कीमती है, जो कहता है कि उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया। हाँ, लेकिन कहानी में आगे जाकर वही भिखारी उस सिक्के को देश के लिए दान कर देता है। ये कितना पावरफुल मोमेंट है। बहुत ज्यादा। यही तो कहानी का सार है। जिस चीज को गोदावरी अपनी बेबसी का प्रतीक समझकर एक तरह से फेंकती हैं, वही चीज उस भिखारी के लिए त्याग का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। और यही त्याग गोदावरी के अंदर कुछ बदल देता है। उन्हें एहसास होता है कि कीमत चीजों की नहीं, इरादों की होती है। एक बेकार सिक्का एक अमीर की तिजोरी से ज्यादा कीमती हो सकता है अगर उसके पीछे एक सच्चा इरादा हो। तो उस रात उस सिक्के के लेन देन ने गोदावरी को उनकी अपनी कीमत का एहसास करा दिया था। बिल्कुल। तो उस भिखारी और उस सिक्के ने गोदावरी के अंदर कुछ तो बदल दिया था, लेकिन एक दबी हुई भावना को असलियत में बदलने के लिए एक सीधी कार्रवाई की जरूरत होती है। और वो अगली ही सुबह देखने को मिली। हाँ, अगली सुबह का सीन कहानी का टर्निंग पॉइंट है। मिस्टर सेठ जो सिर से पांव तक विलायती चीजों में डूबे हैं। विलायती टूथ पाउडर, विलायती साबुन, चाय। वो गोदावरी को फ्लावर शो में चलने के लिए कहते हैं। एक नॉर्मल दिन होता तो शायद गोदावरी चुपचाप चली जाती। बिल्कुल। लेकिन ये नॉर्मल दिन नहीं था। गोदावरी साफ मना कर देती है। हाँ। और सिर्फ मना ही नहीं करती, वो एक तरह से बगावत का ऐलान करती है। हाँ, वो कहती हैं मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। ये उस जमाने के किसी भी पत्नी के लिए, खासकर ऐसे पति की पत्नी के लिए, एक बहुत बड़ा मतलब सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ। और मिस्टर सेठ जब नतीजा बुरा होने की धमकी देते हैं तो गोदावरी का जवाब आता है, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। तुम किसी के ईश्वर नहीं हो, ये लाइन, ये इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ पति की अवज्ञा नहीं है, ये एक पूरी सामाजिक और धार्मिक धारणा को चुनौती है, जहां पति को परमेश्वर माना जाता था। सही बात है। गोदावरी यहाँ कह रही है कि मेरा ज़मीर अब तुम्हारी सत्ता से बड़ा है। कहानी में वो एक बहुत गहरी बात सोचती हैं। वो नौकरी और गुलामी में फर्क करती हैं। अच्छा। वो महसूस करती हैं कि उनका पति सिर्फ एक नौकर नहीं है, वो एक गुलाम है जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया। और जब उन्हें एहसास होता है कि उनका पति एक गुलाम है, तो उनके मन से उसके प्रति जो भक्ति थी वो खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, क्योंकि अब वो अपने पति को इज्जत की नजर से नहीं देख पाती। बिल्कुल। और इसी एहसास के साथ वो कांग्रेस के जलसे में पहुंच जाती हैं। अब वो सिर्फ मिस्टर सेठ की पत्नी नहीं है, वो अपने ज़मीर की आवाज पर चलने वाली एक आजाद औरत है। बिल्कुल। और जलसे में कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। चंदे की अपील होती है, बड़े बड़े अमीर लोग पैसे दान करते हैं, और फिर वही अंधा भिखारी आगे बढ़ता है और झोली में वही घिसा हुआ पैसा डाल देता है। सभापति उस सिक्के को उठाते हैं और कहते हैं कि ये एक पैसा किसी अमीर के 1000 रुपए से ज्यादा कीमती है। ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि सभापति कहते हैं जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं मालूम होता। वो उस एक पैसे को आंदोलन की नैतिक जीत का प्रतीक बना देते हैं। हाँ। और भीड़ में बैठी गोदावरी उस पैसे को पहचान लेती हैं। और वो खड़ी हो जाती हैं। वो खड़ी होती हैं और उस सिक्के को खरीदने के लिए बोली लगाती हैं। एक अमीर सेठ शायद अपनी अमीरी के घमंड में उनसे मुकाबला करने लगते हैं। हाँ, और बोली 5 रुपए से शुरू होती है और सीधे 200 रुपए पर जाकर खत्म होती है, जिसे गोदावरी जीतती है। और पूरा जलसा तालियों से गूंज उठता है। जरा इस सीन के परतों को देखिए। वो बोली सिर्फ एक पैसे के लिए नहीं थी, नहीं, वो उस अमीर आदमी के अहंकार के खिलाफ एक जंग थी। वो अपने पति की प्रैक्टिकल विचारधारा के खिलाफ एक जंग थी, जो 8 आने के कपड़े के लिए देश को भूलने को तैयार था। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर वो अपनी पुरानी दबी सहमी पहचान के खिलाफ एक जंग थी। उस सिक्के को 200 रुपए में खरीदकर गोदावरी सार्वजनिक रूप से ऐलान कर देती हैं कि उनकी वफादारी अब किसके साथ है। वो अपने घर की लड़ाई को अब सड़क पर ले आई थी। सही। ये खबर आग की तरह फैलती और मिस्टर सेठ तक पहुंचती है। वो आग बबूला होकर घर आते हैं, और घर पर जो बहस होती है वो भी कमाल की है।
मिस्टर सेठ कहते हैं कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है। इस पर गोदावरी का जवाब इतना तर्कपूर्ण और निडर होता है कि मिस्टर सेठ के पास कोई जवाब ही नहीं बचता। हाँ, वो कहती हैं इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? वाह, मतलब वो सीधे सीधे कह रही हैं कि मेरे कर्मों की जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। उन्होंने अपने पति को अपने जीवन के समीकरण से पूरी तरह बाहर कर दिया है। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आजाद महिला की आवाज है। तो अगले दिन दफ्तर में वही होता है जिसका मिस्टर सेठ को डर था। उनका अंग्रेज साहब उन पर बुरी तरह बरसता है। तुम दगाबाज आदमी है, तुम नमक हराम आदमी है। और फिर गालियां, चुप रहो यू ब्लडी। और अपमान की हद तब हो जाती है जब वो उन्हें मारने के लिए रूलर उठा लेता है। और ये वो पल है जब मिस्टर सेठ का शीशे का महल टूटकर बिखर जाता है। हाँ, जिस अंग्रेजी हुकूमत, जिस अंग्रेजी तहजीब की वो इतनी वफादारी करते थे, वही हुकूमत, वही साहब उन्हें पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इसके बाद मिस्टर सेठ पलटकर साहब के मुंह पर एक घूंसा मार देते हैं। हाँ, क्या मिस्टर सेठ का ये गुस्सा एक वैचारिक बदलाव था या सिर्फ उनके अहंकार पर लगी चोट का नतीजा था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर साहब ने उन्हें बस डांटकर छोड़ दिया होता तो क्या वो कभी बदलते? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। वो घूसा किसी देशभक्ति के जज्बे से नहीं निकला था। नहीं, वो सालों के दबे हुए अपमान और उस पल कुचले गए स्वाभिमान का नतीजा था। लेकिन कभी-कभी ऐसे ही पल इंसान की आंखें खोल देते हैं। उस एक पल में मिस्टर सेठ को वो सच्चाई दिख गई जिसे गोदावरी पहले ही समझ चुकी थी कि वो नौकर नहीं, गुलाम है। बिल्कुल, उस घूंसे ने उन्हें अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद कर दिया, भले ये मजबूरी में हुआ हो। ये उनकी अपनी आजादी का पहला अनचाहा कदम था। बिल्कुल, वो इस्तीफा देते हैं लेकिन साहब उस पर बर्खास्त लिख देता है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो एक हारे हुए टूटे हुए इंसान की तरह घर लौटते हैं। लेकिन यहाँ कहानी एक और शायद सबसे बड़ा मोड़ लेती है। हाँ, गोदावरी उन्हें दिलासा नहीं देती। नहीं, वो तरस नहीं खाती। वो उन्हें एक नया रास्ता दिखाती हैं। वो कहती हैं, खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, तुम्हारी बेड़ियां कट गईं। ये लाइन देखिए, जिसे मिस्टर सेठ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार समझ रहे हैं। उससे गोदावरी उनकी आजादी बता रही हैं। और फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो पूरे रिश्ते की, उस दौर की पूरी सामाजिक संरचना की नींव हिला देती हैं। वो कहती हैं, अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारों पर चलना। और आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। और मिस्टर सेठ जो कुछ देर पहले तक घर के मालिक थे, वो हंस पड़ते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। ये कहानी का शिखर है। यहाँ पारंपरिक पति पत्नी की भूमिकाएं सिर्फ बदलती नहीं है, पूरी तरह से उलट जाती हैं। बिल्कुल उलट जाती हैं। सत्ता अब उसके हाथ में आ गई है जिसके पास नैतिक बल है, साहस है और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि है। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि एक नए आजाद भारत का नक्शा खींच रहे हैं। एक ऐसा समाज जहाँ नेतृत्व लिंग या परंपरा से नहीं, बल्कि योग्यता और साहस से तय होगा। गोदावरी अब सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वो एक लीडर के रूप में उभरती हैं। हाँ, जो अपने हारे हुए पति को भी रास्ता दिखाने को तैयार है। तो पत्नी से पति सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति के अंदर हो रहे वैचारिक और आत्मिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली दस्तावेज है। ये दिखाती है कि कैसे देशभक्ति की एक चिंगारी और आत्मसम्मान की एक आवाज एक दबी सहमी आत्मा को भी आजाद कर सकती है और उसे एक नायक बना सकती है। सही बात है। और ये कहानी हमें व्यक्तिगत साहस के महत्व को समझाती है। गोदावरी ने जो किया वो कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। नहीं, वो अपने समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने न सिर्फ अपने पति और अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया, बल्कि उन हजारों साल पुरानी सामाजिक परंपराओं का भी सामना किया जो एक औरत को पति की परछाई बनकर रहना सिखाती थी। बिल्कुल। एक घिसे हुए पैसे से शुरू हुई यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह ले आती है जहां वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पति की भी नियति तय करने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है और प्रेमचंद इसका जवाब हमें नहीं देते। कहानी के अंत में मिस्टर सेठ अपनी पत्नी की बात मान तो लेते हैं, लेकिन क्या ये उनका सच्चा हृदय परिवर्तन है या सिर्फ नौकरी जाने की लाचारी का नतीजा? हाँ, क्या वो सच में एक देशभक्त बन गए हैं या बस हालात के आगे झुक गए? उनकी ये नई यात्रा अपनी पत्नी के नेतृत्व में उन्हें कहाँ ले जाएगी? ये प्रेमचंद हम पाठकों की कल्पना पर छोड़ देते हैं।